हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में ट्रांसफार्मर से पढ़ाया था, फुल लोड कंडीशन और नो लोड कंडीशन दोनों पढ़ा दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए फेजर डायग्राम पढ़ाऊँगी। ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम लोड कंडीशन में अलग अलग, जैसे कि लोड कंडीशन होती है, जैसे कि लोड में रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, इंडक्टिव लोड, तो तीनों कंडीशन में मैं आपको फेजर डायग्राम बनाना बताऊंगी। सो प्लीज़ आप अच्छे से ध्यान से सीखते जाइए। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ अभी फेजर डायग्राम बनाना कौन सी कंडीशन में, रेजिस्टिव लोड में। मैंने यहाँ पे रेजिस्टिव लोड लिया है, उस कंडीशन में मैं फेजर डायग्राम आपको बनाना बता रही हूँ। देखिए, मैंने आपको इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखाया था। उसमें जो हमारी इक्वेशन बनी थी वो ये थी, V1 I1 I नॉट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी। KVL अप्लाई किया था इनपुट और आउटपुट साइड में। इनपुट साइड में जब KVL अप्लाई किया था तो हमने V1 बराबर I1 R1 प्लस JX1 ब्रैकेट में ये फाइंड किया था। I1 की वैल्यू I नॉट प्लस I2 फाइंड की थी। I2 की जगह आप I1 डैश भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी लोड के लिए करंट रिक्वायर्ड होती है वो होती है हमारी I2। तो हम I1 डैश भी मान सकते हैं, I2 भी मान सकते हैं, एज यू विश। आपके एजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं। देखिए, I नॉट की वैल्यू हमने वाटफुल कंपोनेंट प्लस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, दो करंट थी, ये वाली इक्वेशन बनाई थी। अब देखिए, हमें इसमें V1 दिखाना है, I नॉट दिखाना है, I1 दिखाना है, प्लस क्या दिखाना है, V2 भी दिखाना है, E2 भी दिखाना है, प्लस हमारे जो ये कंपोनेंट होते हैं, जो हमारे वेक्टर कंपोनेंट होते हैं, उनको भी दिखाना है। तो देखिए, ये क्या होता है, हमारा इम्पीडेंस होता है। यहाँ पे बाइंडिंग का इम्पीडेंस शो करता है हमारा JX2 I2 के साथ। मतलब J जो कंपोनेंट हमारा होता है वो हमारा इम्पीडेंस को शो करता है। तो हमें यहाँ पे देखिए रेजिस्टिव लोड मैंने लिया है। देखिए, जैसा कि रेजिस्टिव लोड में आपको पता ही होगा, हमारा करंट क्या होता है, करंट और वोल्टेज। देखिए, जब हम रेजिस्टेंस का जब हम नॉर्मली एक डायग्राम बनाते हैं, फेजर डायग्राम, तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा वोल्टेज, रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट I सेम फेज में रहती है। सेम फेज का मतलब सेम ही डायरेक्शन में रहेगी। तो हमारी एक ही फेज में करंट और वोल्टेज होती है रेजिस्टिव लोड में। तो हमने इसको लेकर क्या होता है, इसमें हमारा जो एंगल होता है, डिफरेंट एंगल, फेज डिफरेंस एंगल, वो क्या होता है, जीरो होता है। फाई की वैल्यू हमारी क्या होती है, जीरो होती है। फेज डिफरेंस एंगल हमारा जीरो रहता है और रेजिस्टिव लोड में हमारी करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहती है। ये चीज़ हमें याद रखने वाली है। आगे देखिए, क्या होता है कि मैंने सबसे पहले क्या किया है, एक वर्टिकली लाइन खींची है, जिसको हमने क्या मान लिया है, फाई माना है। इस पर हमने फाई शो कर लिया है। फाई क्या है, हमारा जो फ्लक्स हमारी कोर में प्रोड्यूस हुआ था वो हमारा फ्लक्स है। फाई जो कोर में फ्लक्स हमारा फिक्स हुआ था, उसको मैंने क्या बताया था आपको, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग से जो हमारे दोनों में फ्लक्स इंड्यूस होता है वो एक दूसरे को कट करता है। उससे जो हमारा मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स बनता है, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स ही हमारा यहाँ पर फाई है। तो उसी को मैंने यहाँ पे डिनोट किया है। देखिए, फाई को हमने इस वर्टिकली लाइन पर मैंने शो किया है। देखिए, इस फाई से 90 डिग्री, देखिए इस फाई से हमारा क्या करेगा, 90 डिग्री E1, फाई से हमारा 90 डिग्री E1 लैग करेगा। E1 हमारा 90 डिग्री लैग करेगा। तो देखिए, आप E1 की वैल्यू भी हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे E1 इक्वल टू V1 माइनस I1 ब्रैकेट में R1 प्लस
x1। ओके, क्या लिखेंगे, E1 इक्वल टू B1 माइनस I1 ब्रैकेट में R1 प्लस JX1, ये हमारा E1 होता है। तो E1 और E2 हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर हमारा E2 होता है। E1 हमारा और E2 हमारे होते तो सेम पेज में हैं, बट क्या होता है, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि यहाँ पे प्लस होता है, और यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है और हमारा इसमें प्लस होता है पूरी इक्वेशन में, और इसमें हमारा माइनस होता है। तो माइनस की वजह से ये हमारा क्या होता है कि सेम फेज में होते तो हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो माइनस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा E1 से। तो हमने E1 को 90 डिग्री लैग कर दिया, 90 डिग्री लैग शो किया है E1, और E2 क्या है, E1 से अपोजिट डायरेक्शन में बट सेम फेज में, कहाँ, ऊपर शो किया है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ठीक है, ये हमारा E2 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले ये हमारा I0 की ये हमारा IM होगा और ये IW होगा, यानी कि वाटफुल कंपोनेंट होगा, ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट होगी। तो हमारी वाटफुल कंपोनेंट करंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट का जब रिजल्टेंट हम खींचेंगे तो आगे जहाँ पर ये दोनों रिजल्टेंट हमारे मीट करेंगे, मिलेंगे, वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, I0 की वैल्यू फाइंड होगी। ये हमारा देखिए I0 के दो कंपोनेंट हैं, उनको मैंने दो कंपोनेंट को शो किया है, आगे इनका रिजल्टेंट निकाला है तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर दिया है तो I0 फाइंड कर लिया है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, हमें I0 भी मिल गई, I0 भी हमने दिखा दिया है और E1 भी दिखा दिया है, I0 भी दिखा दिया है, E1 भी दिखा दिया है और फाई भी दिखा दिया है। अब देखिए अब क्या है, फाई, अब क्या बचा है, B1 और I1। देखिए B1 का कहाँ पे हमारा आएगा, B1 जो हमारा होता है इससे E2 से कुछ डिग्री एंगल पर हमारा लैग करता है, ये E2 से कुछ डिग्री एंगल लैग करता है। तो B1 हमने कुछ डिग्री लैग करा दिया, उसके बाद E2 से ही हम इसकी IM की मैग्नेटाइजिंग करंट की पैरेलल लाइन खींचेंगे, पैरेलल लाइन खींच ली, इसी पे हम I2 और R2 डिनोट करेंगे। I2 और R2 देखिए कहाँ पे है हमारी, I2 और R2 ये हमारा माइनस में है बट क्या है, E2 के ही फेज में है, E2 के ही फेज में है लेकिन माइनस में है, तो इसीलिए हमने ऊपर इसको भी डिनोट किया है। तो यहाँ पर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हम ऐसे अजम्पशन करते हैं क्योंकि इसको हम फिगर को नीचे भी बना सकते हैं और ऊपर भी बना सकते हैं, दोनों कंडीशन में इस फेजर डायग्राम को हम बना सकते हैं। चाहे आप इसको वर्टिकली लाइन पे खींचिए या फिर फाई को हॉरिजॉन्टल पे खींचिए, आप कैसे भी फिगर को बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फेजर डायग्राम है, आप कहीं भी बना सकते हैं। बस ये है कि आपको, अगर आप ये फिगर यहाँ पे बनाएंगे तो ये फिगर हमें ऊपर बनाना होगा। ओके, आगे देखिए क्या है, E2 भी मिल गया हमें, I2 R2 भी मिल गया। I2 R2 से हम कुछ डिग्री एंगल पर क्या करेंगे, JI2 X2 की पैरेलल लाइन खींचेंगे, बट क्या होगी, पैरेलल तो होगी बट क्या होगी, अपोजिट होगी, क्योंकि I1 और X1 क्या होगा, हमारा प्लस में होगा और JI2 X2 माइनस में है। तो हमने इसको नीचे दिखा दिया है और इसको ऊपर दिखा दिया है। ठीक है, इसी तरह से पैरेलल सेम फेज में होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसीलिए हमने इसको B2 के फेज में बनाया है और इसको I2 R2 से पैरेलल लाइन खींच के अपोजिट डायरेक्शन में बनाया है। तो देखिए JI1 X1 भी फाइंड कर लिया। अब हमने B1 खींचा था और JI2 X2 खींचा था, इसको दोनों को मिलाएंगे तो हमारा यही हमारा क्या मिलेगा, ये हमारा रिजल्टेंट मिलेगा B1 और B1 हमारा रिजल्टेंट मिल जाएगा। किसको किसको मिला के, I1 JI1 X1 और
और J1 एंड I2 को जब हम इसका रिजल्टेंट मिलाएंगे तो हमारा यही B1 रिजल्टेंट मिल जाएगा। इसी तरह से हमने ये वाला समझा ही दिया आपको। अब देखिए J2 देखिए माइनस में है बट E2 के फेज में है, B2 के फेज में है, माइनस में है बट B2 के फेज में है, इसीलिए B2 के फेज में बनाया है बट क्या किया है, माइनस में है, इसीलिए हमने इसका मैग्नीट्यूड छोटा रखा है। और इसके सेम फेज में है इसीलिए सेम डायरेक्शन में भी बनाया है और सेम फेज में भी बनाया है। और B2 के सेम फेज में सेम डायरेक्शन में I2 होगा, B2 के सेम फेज में सेम फेज में ही B2 के सेम फेज में ही और सेम डायरेक्शन में ही I2 होगा, इसीलिए हमने इसको भी सेम फेज में ही बना दिया है। ये देखिए I2 लिखा है यहाँ पे I2। इस तरह से हमने क्या किया है, रेजिस्टिव लोड का फेजर डायग्राम फाइंड कर लिया है। अब देखिए आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, बट एक बार ओवरव्यू फिर से बता देती हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले आप फाई कंपोनेंट बनाएंगे और वर्टिकल लाइन पे, इसके बाद हम IW और IM मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट एंड बार्टफुल कंपोनेंट करंट, दो कंपोनेंट की हम लाइन खींचेंगे। इसको रिजल्टेंट जब बनाएंगे इसका ऐड करके तो हम I0 फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हम बार्टफुल कंपोनेंट का ही अपोजिट डायरेक्शन में JI2 R2 खींचेंगे, जो हमारा B2 के फेज में ही होगा बट मैग्नीट्यूड वाइज I2 से छोटा होगा। ओके, ऐसे खींच लेंगे। इसके बाद देखिए 5 से 90 डिग्री लैग करेगा E1 या फिर E2। आप दोनों को इसी फेज में भी बना सकते हैं और उधर भी बना सकते हैं। आगे देखिए E2 हमारा माइनस में इसलिए लिया है क्योंकि हमने इसके अपोजिट फेज में दिखाया है, इसलिए। ठीक है, तो हमने इसका अपोजिट -E2 बना लिया है। इसके पैरेलल लाइन, आप पैरेलल लाइन किसके खींचेंगे, JI2 X2 की पैरेलल लाइन I2 R2 खींचेंगे। इसी तरह से हमने पैरेलल लाइन इसकी खींच ली है, IM की मैग्नेटाइजिंग करंट की पैरेलल लाइन I2 R2 खींच ली है। इसको हमने जब खींचा है तो जब इससे हम क्या करेंगे, JI2 X2 की पैरेलल लाइन खींचेंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन इधर है, किधर है एरो, इधर है, तो इसकी डायरेक्शन हम इधर करेंगे, यानी कि अपोजिट करेंगे। तो हमने इस तरह से पैरेलल लाइन इधर खींच ली है। अब जब हम B1 इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो B1 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने रेजिस्टिव लोड का फेजर डायग्राम आपको समझा दिया है। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड का भी बताऊंगी। तो देखिए इंडक्टिव लोड के लिए इसको लिखे रहने दें, फॉर इंडक्टिव लोड इंडक्टिव लोड को हम देखिए हम इंडक्टिव लोड को आपको इसी में समझा दे रहे हैं। थोड़ा सा इसी में समझाने पर थोड़ा सा आपको चेंजमेंट करना है, बस आप कर लीजिए अपनी कॉपी में, मैं इसी में बता दे रही हूँ। देखिए, या फिर अलग बना लीजिए, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। देखिए कैसे बनाएंगे आप, वही आप एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकली एक्सिस खींचेंगे। इस तरह से आपने एक्सिस खींच लिए। इसके बाद फाई सेम वर्टिकली लाइन पे रहेगा। उसके बाद देखिए आपको सेम वही मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और बॉटफुल कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट दोनों का रिजल्टेंट जब निकालेंगे
बॉट फुल कंपोनेंट, और इसका रिजल्टेंट जब आप खींचेंगे तो हमें आई नॉट फाइंड हो जाएगा। ये हमने रिजल्टेंट खींच दिया, ये हमें आई नॉट मिल गया है। ओके, सेम वही क्या है कि आप बस इतना सा याद रखिए कि हमारा इंडक्टिव लोड का इंडक्टर का हमारा जो डायग्राम बनता है वो हमारा कुछ ऐसे होता है। देखिए ये जेड होता है, हमारा इम्पीडेंस होता है। ये 90 डिग्री हमारा एक्सेल से हमारा आर क्या करता है, लैग करता है। एक्सेल से हमारा आर लैग करता है 90 डिग्री। तो उसी तरह से हमें बनाना है। देखिए आर जो है हमारा 90 डिग्री, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बी और करंट हमारा वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा, या फिर वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या मिला हमें, हमने आई नॉट फाइंड कर लिया है। अब हम आई नॉट से ही थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये हम आई टू डैश फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आई टू डैश और आई डब्ल्यू का रिजल्टेंट जब खींचेंगे तो हमें ये रिजल्टेंट मिल जाएगा I1 करंट फाइंड हो जाएगी हमारी I1 I2 प्लस आई नॉट। देखिए ये हमने फाइंड कर लिया है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, आप कुछ डिग्री पर B2 खींचेंगे और B2 से ही 90 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे। B2 से माइनस I2 R2 और B2 को मिला देंगे। ये हमारा हमें फाइंड हो जाएगा, क्या होगा I2 X2 और X2 हमें ये फाइंड होगा, और ये हमारा माइनस I2 R2 होगा, और ये हमारा E2 होगा। ओके, इसके बाद B2 और E2 को मिलाने पर माइनस I2 Z2 मिलेगा, इम्पीडेंस मिल जाएगा, यानी कि I2 X2 भी लिख सकते हैं इसको, I2 X2। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट, ये हमारा B2 हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट। मिल जाएगा। अब यही बस इतना सा ही हमारा इंडक्टिव लोड का फेजर डायग्राम है। इंडक्टिव लोड का फेजर डायग्राम मैंने आपको बताया है। देखिए क्या है कि हमारा जो फ्लक्स होता है वो हमारा B2 से डायरेक्टली रिलेट होता है। इसीलिए हमने क्या किया है, फाई को पहले बनाया है। उसके बाद देखिए IM मैग्नेटाइजिंग करंट को हमने फेज के ही डायरेक्शन में बनाया है। इस तरह से हमने वॉटफुल और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का रिजल्टेंट आई नॉट फाइंड कर लिया है। आई नॉट फाइंड करने के बाद देखिए क्या किया है हमने, ये तो हमारा E2 सेम वही मिल ही जाएगा। E2 के अपोजिट यहाँ पर E1 मिल जाएगा। इस तरह से E1 और E2 फाइंड कर लिए। अब E2 से हमारा पैरेलल लाइन खींचेंगे,
किसके पैरेलल होगी, वो B2 के पैरेलल होगी बट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। B2 के पैरेलल होगी बट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इससे जब हम 90 डिग्री पर खींचेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री एंगल पर खींचेंगे तो I2 X2 मिल जाएगा। और जब B2 और E2 का रिजल्टेंट खींचेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -j I2 X2 मिल जाएगा। इस तरह से हमने इंडक्टिव लोड का फेजर डायग्राम आपको बना के दिखाया है। अब नेक्स्ट एक कैपेसिटिव लोड और बचा है, उसको भी बना लीजिए। कैपेसिटिव लोड को अभी बना के दिखा दे रही हूँ आपको। कैपेसिटिव लोड के लिए मैंने आपके लिए देखिए ये फेजर डायग्राम बनाया है, इसे आपको समझाती हूँ। देखिए क्या है कैपेसिटिव लोड में, क्या है कि हमारा नॉर्मली एक जो हमारा डायग्राम होता है वो ये होता है कि जो हमारा इम्पीडेंस होता है Z, वो देखिए वोल्टेज क्या होता है कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग करता है, यानी कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। ये होता है नॉर्मली डायग्राम। देखिए Z क्या होता है हमारा, R² प्लस JXC का होल स्क्वायर। ये हमारा नॉर्मली एक कैपेसिटर का जो हम फेजर खींचते हैं वो होता है। तो देखिए ये मैंने बना दिया आपके लिए। अब देखिए हमें क्या बनाना है, हमें कैपेसिटिव लोड पर ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाना है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे कि हमने सेम वही जैसे रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड में फाई को हमने वर्टिकली लाइन पे खींचा था, सेम इसमें भी वहीं पे खींचेंगे हम। अब देखिए वर्टिकली लाइन फ्लक्स फाई से E1 और E2 90 डिग्री क्या करेंगे, लैग करेंगे, 90 डिग्री लैग करेंगे। तो हमने 90 डिग्री लैग करा दिया। अब देखिए 90 डिग्री से कुछ डिग्री एंगल कम पर हम I2 खींचेंगे और 90 डिग्री से कुछ डिग्री ज़्यादा यानी कि I2 से φ2 एंगल पर B2 खींचेंगे। देखिए B2 खींच लिया है और I2 खींच लिया है। अब देखिए B2 से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे हम, जिसे हमने I2 R2 माना है। 90 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे जिसे I2 R2 डिनोट किया है। अब I2 R2 से हम एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, बट क्या होगी ये हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होगी I1 X1 के। तो हमने ये पैरेलल लाइन खींच ली है। इसको जब हम E1 से जोड़ेंगे या फिर इसका और I1 R2 का और E1 का रिजल्टेंट निकालेंगे तो I2 X2 फाइंड कर लेंगे। इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिया है। और I1 हमारा क्या होगा, φ1 से ये 90 डिग्री नहीं है, φ1 से क्या होगा 180 डिग्री से थोड़ा सा कम होगा और φ2 से थोड़ा सा ज़्यादा डिग्री एंगल पर एक I1 डिनोट करेंगे हम। तो इसे हमने I1 डिनोट कर दिया है। इसके बाद देखिए E1 हमारा और E2 सेम फेज में होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसको हमने ऊपर डिनोट किया है E1। अब E1 से हम एक 90 डिग्री एंगल पर I1 और R1 रेखा खींचेंगे, जिसको I1 और R1 हमने डिनोट किया है। अब देखिए I1 R1 से 90 डिग्री I1 X1 खींचेंगे, जिसको I1 X1 को का रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो हमें B1 फाइंड हो जाएगा। तो हमें B1 क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। और इधर हमारा E2 हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। इस तरह से हम कैपेसिटिव लोड का फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए फेजर डायग्राम कंप्लीट करा दिए हैं तीनों। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। बट अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिए। मैं आपके लिए और भी अच्छे से करा सकती हूँ और अच्छे से समझा दूँगी। बट फेजर डायग्राम से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये एंगल का पूछ लेता है कि मान लीजिए कि हमारा फ्लक्स मान लीजिए कि उसने हमें पूछेगा कि आप हमें लोड एंगल बताइए। लोड एंगल कौन कौन से
टर्म्स के बीच होता है, तो आप लोड एंगल B2 और I2 के बीच होता है phi2, ये हमारा लोड एंगल होता है, इसको लोड एंगल बोलते हैं। या फिर लोड एंगल को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसको भी बताते हैं लोड एंगल। तो देखिए आगे मैं आपको और भी अच्छे से कराऊंगी, देखते जाइए वीडियो, और आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, मैं अगर अच्छे से पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं और अच्छे से मेहनत करूँ। देखिए दोस्तों, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, अगर आप साथ देंगे तभी मैं आगे आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगी और आप भी मेहनत करेंगे मेरे साथ, तभी आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर पाएंगे। अगर मैं आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए आपके लिए रात दिन संघर्ष कर सकती हूँ, तो आपको भी करना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर लक्ष्य आपके सामने है दोस्तों, तो आपको याद रखना चाहिए कि मुझे सोना नहीं है, मुझे सोना नहीं है, मुझे अपने लक्ष्य को पूरा करना है। इसीलिए आप अच्छे से स्टडी करिए, रात में जग कर पढ़िए, दिन में भी पढ़िए, जब टाइम मिले तब पढ़िए, आप जहाँ टाइम मिले वहाँ पढ़िए। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि मुझे घर में ही पढ़ना है या फिर कहीं बाहर रह के पढ़ना है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। आप कहीं भी बैठ के पढ़िए, जहाँ आपको टाइम मिले वहीं आप पढ़िए, मोबाइल से पढ़िए, कॉपी से पढ़िए, बुक से पढ़िए, जहाँ से भी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं वहाँ से आप करिए दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में मैं यहीं तक, आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।